हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज से हमारी फिजिक्स का जो हमारा टॉपिक है, फिजिक्स जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली हैं। जैसा कि आपको मैंने रोड मैप में बताया था कि जो हमारा अक्टूबर का मंथ है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थितिकी जो आप इसको बोलते हैं, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी भी बोला जाता है या वैद्युत स्थितिकी भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक हम और जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के मंथ में एक चैप्टर हम लोग और कवर कर लें, जिससे हमारा सिलेबस टाइम रहते कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो ये हमारा प्रोग्राम था जो मैंने रोड मैप पे आपको डिस्कशन कर दिया था सारी चीजें कि हम लोग कैसे कैसे कवर करेंगे। तो उसी के क्रम में आज हमारा जो पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी जो भी आपके पास वीडियो आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करो, क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग लाइव नहीं ले पा रहे हैं, तो फटाफट आप वीडियो को एकदम दबा के शेयर करो। सारे बच्चों को, जो अपने आपके दोस्त हैं उनको कॉल करके बताओ कि यूपी बोर्ड के फ्री आपकी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। ठीक है, और एक अच्छे टीचर, अच्छी टीम आपको पढ़ा रही है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दो और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराओ। कोशिश करना कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो भी वीडियो अपलोड हो रही है उसको जरूर लगाना। ठीक है, और सबको बोल बोल के सब्सक्राइब कराना है। और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव फॉर्म पे शुरू हो जाएंगी। ठीक, और जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हो पाते तब तक हम लोग को क्लासेस इसी तरह रिकॉर्डेड मोड पे देनी होंगी। ठीक, तो ये था एक बेसिक सा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा योगदान हम तो कर ही रहे हैं, पूरी क्लासेस दे ही रहे हैं, बट आप लोग को भी थोड़ा बहुत योगदान करना है इसमें। ठीक है, और आपका क्या योगदान होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना है, बच्चों को बताना है और उनसे बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तो चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आज से फिजिक्स का हमारा स्टार्ट होता है, इसको वैद्युत स्थितिकी बोलते हैं। आपकी बुक में बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुमार मित्तल की बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आपको अलग से कोई बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सारा कंटेंट वगैरह बताया जाएगा और जहां जहां जरूरत पड़ेगी बीच बीच में आप वीडियो को रोक रोक के अपने नोट्स बनाते चलना। ठीक है, नोट्स आपके बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप जो कॉपी पे लिखे रहोगे वो एक तरह से, तो पहले क्या होता है लेक्चर रिवाइज हो जाता है, नोट्स बनाने से आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो नोट जरूर बनाना। और जहां जहां आपको लगे कि हाँ सर तेजी से पढ़ा रहे हैं या अभी हमको नोट्स बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वीडियो को तुम रोक लेना, तुम्हारे नोट्स पूरे हो जाएं फिर तुम आगे प्ले करना है इसको। ठीक है, तो चलो पहले चैप्टर शुरू करते हैं, वैद्युत स्थितिकी, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक चीज बताई थी कि जब मैं क्लास लेते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताऊंगा। ठीक, मेन मेरा मोटिव ही इस फ्री क्लास को शुरू करने के लिए इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि जो भी यूपी बोर्ड के हमारे बच्चे हैं जब वो तैयारी के दौरान आए तो उनको एक एक टर्मिनोलॉजी पता हो। ठीक है, उनको ये पता हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही वैद्युत स्थितिकी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि जब फर्दर आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, जैसे आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में होगा या भविष्य में जाके आप आईटी जेईई नीट की तैयारी करोगे, सीयूईटी की तैयारी करोगे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वहां पे हिंदी बोलने वाले टीचर नहीं होंगे। ठीक, फिर वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अभी से इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आती रहे और आप उसको अच्छे से सीख जाओ। ठीक, तो चलो ये चैप्टर हमारा शुरू होता है। यहाँ पे सबसे पहली डिफिनेशन हमारी स्टार्ट होती है वैद्युत आवेश। ठीक है, कौन सी चीज भाई? वैद्युत आवेश। तो पहले चर्चा किसके बारे में करेंगे हम लोग? वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी पे, फटाफट लिखो वैद्युत आवेश और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना शुरू करते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक, देखो तुम एक नॉर्मल, ये कुछ मैं एक घटना बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज तो तुम जरूर देखे होगे बचपन में, एक छोटा सा एक तरह का गेम था, सभी लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। ठीक है, ये क्या गेम था भाई कि हम लोग क्या करते थे, अपनी पेंसिल को ऐसे पकड़ते थे और अपने बाल में ऐसे रगड़ना शुरू करते थे ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर अपने क्या करिए कॉपी के पास लेके जाके देखे तो उसका पेज उठना शुरू हो जाता था। तो यही कुछ काम हो रहा है कि यहाँ पे क्या किया, कंघी को लिया, अपने सर पे ऐसे रगड़ा और जब पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके जाते हैं ना, तो वो पेपर का जो टुकड़ा है वो कंघी की तरफ क्या होने लगता है, तो वो जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंघी की तरफ खींचे चले आते हैं, यानी यहाँ की तरफ इस तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ठीक, एक ये चीज देखी होगी। दूसरा, किसी ने ऐसा देखा होगा कि कई सारे, जैसे अपने आप क्या करो, बैलून को रगड़ लो बाल से, फिर उसको अपने बाल पे रख लो तो ये बैलून आपकी बाल से ही चिपका रहेगा, कहीं दूर नहीं भागेगा। ठीक, तो क्या सोचा है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ऐसा किस लिए होता है? तो देखो होता क्या है कि जब हम इस चीज को, ठीक है, किसी भी पेन को या आप किसी भी लकड़ी को अपने बाल से रगड़ते हैं तो हो सकता है कुछ अतिरिक्त आवेश इस पेंसिल पे या इस पेन पे आ गया हो, इसके ऊपर आ गया हो या यहाँ से बाहर चला गया हो।
ठीक है, दोनों तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जब आप इसको इस तरह लेके रगड़ेंगे तो कुछ अतिरिक्त आवेश इस पेन पे आ सकता है, ठीक है, और हो सकता है यहाँ से बाहर चला जाए। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा कि ये जो पेन होगी वो आवेशित हो जाएगी, ठीक, और आवेशित होने के कारण वो दूसरी विपरीत तरह की वस्तुओं को, विपरीत तरह के जो अपोजिट नेचर के मटेरियल होंगे, विपरीत तरह की जो वस्तुएं होंगी, उनको क्या करेंगी, जैसे अब मान लीजिए कि इस कंघी पे धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है, और पेपर पे कैसा आवेश आया होगा, ऋणात्मक आवेश। तो क्योंकि इसके पास धनात्मक आवेश आया, इसलिए पेपर को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो ये घटना होती है। तो यहीं से एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एक बेसिक सी धारणा बनती है किस चीज की भाई, आवेश की, ठीक। और इसको सबसे पहले कहाँ गया था, तो ग्रीक में ये सबसे पहले आया था। और इसका ये यूज क्या कहते हैं, एम्बर। एम्बर का मतलब होता है एक क्षण, ठीक है। एक क्षण को क्या किया था उन्होंने, बिल्ली की खाल से ऐसे रगड़ना शुरू किया था, जिसको फर बोलते हैं, ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ना शुरू किया था और वहां पे देखा था विद्युत आवेश को, ठीक। एम्बर का जो वर्ड है, ये एम्बर नाम का जो वर्ड है, उसको ग्रीक में, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है और इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये एक बेसिक सी चीज थी आवेश के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये घटना तो आपने देखी होगी। अब आवेश के बारे में और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। देखो है क्या, अगर कायदे से मैं कहूं कि जो 12 की फिजिक्स है ना, क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो पूरी तरह से केवल उसका, देखो 12 की जो फिजिक्स है उसको दो भाग में बांटा जाता है, ठीक। एक चीज तुमको समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, सिलेबस के बारे में भी बात हो जाए, ठीक। तो क्लास 12 की अगर हम फिजिक्स की बात करें कि क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। पहला एक तो पार्ट जो है वो केवल चार्ज पे बात होगी, यानी यहाँ पे केवल किस चीज पे बात होगी, आवेशों के बारे में बात होगी। किस चैप्टर से भाई, अगर ये आवेश, ठीक है, स्थित अवस्था में है, विरामावस्था में है, किस अवस्था में है, विरामावस्था में, ठीक है, विराम में है, तो इसी की चीज को हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी। क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिकी। यानी आवेश के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे और वो आवेश किस अवस्था में होना चाहिए, विरामावस्था में, तो चैप्टर का नाम क्या आ जाएगा, वैद्युत स्थितिकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यही आवेश अगर गति करने लगा, क्या करने लगा, यही आवेश था गति करने लगा, तो ये वाला जो हमारा चैप्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। कौन सा चैप्टर, वैद्युत धारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर ये देखा गया कि अगर किसी चालक में कोई आवेश गति कर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वाला जो चैप्टर हमारा हो गया वो क्या हो गया, चुंबकत्व का नाम दे दिया गया, ठीक। देख रहे हो कि नहीं, यानी पहला पार्ट है फिजिक्स का, आपकी एनसीईआरटी को अगर लेते हैं, ठीक है, या यूपी बोर्ड की कुमार मित्तल की बुक में लोगे तो जो फर्स्ट आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक है, वहां पे केवल आवेश के बारे में ही चर्चा की गई है, ठीक। किसके बारे में चर्चा की गई है, आवेश के बारे में। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है बुक का, उसमें अलग अलग फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। यानी 12 की जो आधी फिजिक्स है वो केवल किसके ऊपर है, आवेश के चर्चा पे, ठीक। स्थित अवस्था में आवेश है, उसकी प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे तो वैद्युत स्थितिकी कहेंगे। वही आवेश क्या किया, चलना शुरू कर दिया, गति अवस्था में आ गया, ठीक है, तो उसको कहेंगे वैद्युत धारा का चैप्टर, ठीक। अब आवेश के चलने की वजह से चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो इसको चुंबकत्व कहेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ आवेश का प्रवाह हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका उल्टा भी देखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, ठीक है, और वहां पे चालक को घुमा रहे हैं तो इसको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाएगा। तो ये देख रहे हो ना कि शुरुआत के जो पहला चैप्टर, मतलब पहला पूरा भाग ही किताब का वो केवल किसके चर्चा पे है, आवेश पे। इसलिए हमको थोड़ा सा अच्छे से आवेश के बारे में समझना होगा। आवेश समझ गए, ठीक है, तो आधे से ज्यादा चीजें आगे आती जाएंगी और आपको बड़े आराम से आप उनको समझ सकते हो, ठीक। तो चलो फिर से आते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे भाई, आवेश के बारे में थोड़ा फंडामेंटल हमारा क्लियर हो चुका था, ठीक। अब जो किसी भी वस्तु पे जो आवेश होते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु पे जो आवेश होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, उनकी सतह पे, ठीक। अब एक चीज जान लीजिए, ये अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि मान लीजिए यही पेन है और अगर हम इसको आवेशित कर देंगे तो सारा का सारा आवेश कहाँ पे आएगा, इसकी सतह पे आता है, ठीक।
ना। तो इस तरह के आवेशों में क्या होती है, गति नहीं होती है, बल्कि ये कहाँ पे स्थिर होते हैं, सतह पे स्थिर होते हैं। गति अगर होने लगी तो ये वैद्युत धारा के अंदर आ जाएगा। तो ये चैप्टर नहीं है, हमको इस तरह के आवेश के बारे में पढ़ना है जो स्थिति अवस्था में। ठीक, इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो किस अवस्था में है, स्थितिकी यानी विरामावस्था में है। ठीक है, और इसी चीज के डिस्कशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिकी। इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, वैद्युत स्थितिकी। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे चलते हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको बोलते हैं, वैद्युत स्थितिकी किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर हम आवेश के बारे में, आवेश के प्रॉपर्टी या उसके गुणों के बारे में विरामावस्था में पढ़ेंगे, किस अवस्था में, विरामावस्था में उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो विज्ञान की यह शाखा क्या कही जाती है, वैद्युत स्थितिकी। चलिए आगे चलते हैं अगला। ठीक है, अब देखो यहीं पे क्या हो गया कि विरामावस्था में तुम नहीं पढ़ रहे हो, अब किस अवस्था में पढ़ रहे हो कि ये सारे के सारे आवेश क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एक बैटरी के अंदर होता है, तुम देखियोगे हमेशा बैटरी का एक क्या होता है, धनात्मक छोर और दूसरा ऋणात्मक छोर। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनात्मक से किस तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होता है, ऋणात्मक छोर से किस तरफ, धनात्मक की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव आवेश होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आवेश हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं है, बल्कि किस अवस्था में है, गति अवस्था में। और गति अवस्था में अगर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर हमारा क्या होगा, वैद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ में आ गई चीजें यहां तक। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा, ये तो आवेश ना, तो अभी तक तो यही समझा रहा था क्या आपको, जब आवेश स्थिर या विरामावस्था में होंगे तो उसको क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिकी। और जब वही आवेश किस अवस्था में आ जाएंगे, गति अवस्था में, तो उसको क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। ये इनके बीच का क्या होता है, अंतर। ठीक, अब थोड़ा सा समझने की बात ये है, ये समझना है कि ये भाई आवेश आते कहां से हैं। ठीक है, कैसे कोई भी चीज हम किसको कैसे समझाएंगे कि कोई वस्तु धनात्मक आवेश में है या ऋणात्मक आवेश में, किस तरह बात करेंगे। ठीक, तो उसके लिए एटॉमिक कॉन्सेप्ट यानी आवेश की परमाणु अवधारणा, ठीक है, आवेश की कौन सी अवधारणा, परमाणु अवधारणा के बारे में बात की जाती है। ठीक, जैसे अभी तक तो आवेश के बारे में जाने, स्थिर अवस्था में होगा तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, वैद्युत स्थितिकी कहेंगे, गति अवस्था में रहेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। लेकिन ये कैसे बताएंगे कि किसी भी वस्तु में आवेश कैसे आता है, तो चलो इसका एक क्या करते हैं, एटॉमिक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। एटॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, परमाणु अवधारणा क्या है। जैसे मान लीजिए आपको ये सबको पता होगा, सोडियम का एग्जाम्पल ले देते हैं। किस चीज का, सोडियम। ठीक, अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अगर इसका परमाणु क्रमांक लेंगे तो 11। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, ठीक है, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उस हिसाब से बांटे तो ये हो जाता है 2, 8 और 1, इस हिसाब से। ठीक, अब अगर हम आपको इसका परमाणु बना के दिखाएं तो सबको पता है कि परमाणु के अंदर होता है भाई एक क्या, नाभिक। ठीक, और नाभिक के बाहर क्या होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और उन कक्षाओं में एक पर्टिकुलर यानी एक निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सबसे कम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे भीतरी कक्षा में होंगे। ये पहली कक्षा है हमारी, ये दूसरी है और ये क्या है, तीसरी। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सबसे बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तो सबसे बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी, या इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक, क्यों ऐसा कहा जाता है, अब इसके बारे में चर्चा बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो कोई भी जो मटेरियल है या कोई भी जो पदार्थ है वो किस अवस्था में रहना चाहता है, स्थिर अवस्था में। ठीक, और स्थिर अवस्था में कैसे भाई, इनका तो पूरा कंप्लीट है। ठीक है,
इस कक्षा का भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक संख्या जितनी है वो भी कंप्लीट है, लेकिन जो बाह्य कक्षा है वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो पूरी नहीं होगी तो क्या करेगा, या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा साथ, या अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। तो तुम ही बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान है या बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को ले लेना? ठीक है, सोच के बताओ थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को ले लेना? ठीक। अच्छा, अब एक चीज और तुमको बता देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो। तुम सभी लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पे है वो कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक, निगेटिव, सब लोग जानते हो उसको। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई, धनात्मक। अभी पहले वाली कंडीशन पे, इस कंडीशन पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, यानी 11 ऋणात्मक चार्ज, और प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 12, यानी 12 कैसा चार्ज, धनात्मक चार्ज। ठीक है, तो जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक, यानी इन दोनों को जोड़ दिए तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 0। ठीक, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया इस केस में, 0 आ गया। ठीक, अब तुम सोचो इसका सेकंड केस मानते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक है, अब सेकंड, ये पहली पोजीशन थी, ये फर्स्ट केस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी यानी बाद वाले केस के बारे में पढ़े, सेकंड पोजीशन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला गया, बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो अब सोचो क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि इसको अपनी जो कक्षा है उनको पूरी करना है। जब पूरी करके रहेगा, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड स्टेट में रहेगा। ठीक, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे अतिरिक्त है, या तो इसको अपनी कक्षा पूरा करने के लिए 7 को लेना पड़ेगा, या एक को बाहर भेज दे। क्योंकि एक को बाहर भेजना आसान है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब ये सोचो, यहाँ पे एक थोड़ी सी बहुत चीज बता रहे हैं तुमको। पहला वाला एग्जाम्पल बताए थे ना, पहले एग्जाम्पल क्या बताए थे कि इस पेन को लेके हम अपनी खोपड़ी से रगड़ रहे हैं, तो इसमें हुआ क्या, मान लो कि हम ऐसे सोडियम को ले लेते हैं, मान लो ऐसा, तुरंत ऐसे तो रखने पे उसमें नॉर्मल स्टेट पे ऐसे आराम से रह नहीं पाता, लेकिन फिर भी ऐसे मान लेते हैं कि हम लोग सोडियम को ले लेते हैं या किसी और मटेरियल को लेते हैं। जब इसको खोपड़ी से तुम रगड़ना शुरू करोगे तो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये ऊष्मा इसको एक तरह से मिलते ही एक तरह की ऊर्जा मिल जाएगी, और ऊर्जा मिलते ही ये अपनी इस कक्षा को छोड़ के कहाँ भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा। ठीक, तो अब क्या कहें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो गई बच्चा, यहाँ पे हो गया 10 निगेटिव चार्ज। ठीक है, और प्रोटॉन तो क्योंकि नाभिक में रहते हैं, प्रोटॉन तो निकल नहीं पाएंगे, तो प्रोटॉनों की संख्या वही होगी 11 पॉजिटिव। अब तुम खुद ही जोड़ के देखो कि 10 निगेटिव है, 11 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, कि ओवरऑल कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं कि अगर किसी भी वस्तु पे, देखो यहाँ पे कैसा आवेश आया, कैसा चार्ज आया, धनात्मक। तो किसी भी वस्तु पे चाहे धनात्मक आवेश आए चाहे ऋणात्मक आवेश आए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो उसके लिए जिम्मेदार है केवल इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन जब किसी भी वस्तु से बाहर जाएंगे, कहां जाएंगे, बाहर, यानी किस साइड भाई, आउटसाइड जाएंगे, तो आउटसाइड यानी बाहर जाने की वजह से इस पे कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक। ठीक, और इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में अंदर आते हैं, यानी बाहर से अंदर लिया जाता है। अब अंदर किस कारण लिया जाता होगा, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा देने के कारण। ठीक है, आप क्या किए, किसी मेटेरियल को लेके पीटना शुरू की, किसी भी फॉर्म पे अगर उसको एडिशनल एनर्जी दोगे, यानी अतिरिक्त ऊर्जा दोगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा लेते ही, जैसे इसको ऊर्जा मिली तो ऊर्जा लेते ही ये यहां से कूद के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, अब आप किसी को रासायनिक अपक्रिया में डाल दे रहे हैं, तो रासायनिक अपक्रिया की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से कहां आ गए, अंदर की तरफ। ठीक है, यानी इनसाइड आ गए, यानी एडिशनल इलेक्ट्रॉन मटेरियल पे आ गए, यानी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगर किसी पदार्थ पे आ जाएंगे तो उस पदार्थ पे कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक। याद कर लो, पदार्थ से बाहर इलेक्ट्रॉन जाता है तो कैसा आवेश, धनात्मक, और किसी पदार्थ के ऊपर या अंदर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पे कैसा आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इतनी कोई दिक्कत यहां तक तो हुई नहीं होगी। ठीक है, तो अब ठीक, ये चीज क्लियर हो गई
कि बाहर जाएगा तो धनात्मक और अंदर आएगा तो ऋणात्मक। अब यहाँ पे एक चीज कहें, तुमको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु पे धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आने का कारण कौन है? तो कारण है भैया खाली ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन जिम्मेदार है? ये इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे ये कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। इसको कहा जाता है कूलाम। ठीक है, क्या कहा जाएगा? कूलाम। ठीक, कितने का भाई? 1.6 × 10⁻96 कूलाम का इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक, तो ये है इतना निगेटिव चार्ज। अगर वहीं प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गई। इस चीज को क्या कहा जाता है? एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेशों की परमाणु अवधारणा। यानी परमाणु अवधारणा के हिसाब से बताएंगे कि किसी वस्तु पे धनात्मक आवेश आया या ऋणात्मक आवेश। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर, वीडियो को थोड़ा सा रोक के या पीछे करके तुम इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे कहते हैं, मान लो कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई पदार्थ है। ठीक, कोई वस्तु, कोई पदार्थ या कोई तत्व है ये, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड यानी बाहर से अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड यानी अंदर आ गए हैं। ठीक, क्वेश्चन सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? कि मान लीजिए ए कोई तत्व है और इस तत्व पे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहां आ जाते हैं? अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो इतने समय यहाँ पे कितना आवेश आ जाएगा, यानी आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये आवेश धनात्मक होगा? ठीक है, या ये आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, तो इन दोनों चीजों को भी बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देते हैं कि धनात्मक आवेश आएगा या ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाहर से कहां आ रहा है? अंदर, इनसाइड आ रहा है। तो इनसाइड आने की वजह से वहीं पे बताएं कि जब कोई चीज बाहर, इस पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कैसा चार्ज आ जाता है? निगेटिव। ठीक, तो पहला तो क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने दे दिया कि निगेटिव आएगा। अब अगर पूछा जाएगा कि उस आवेश की मात्रा क्या होगी, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है Q = N × E से। ठीक, यहाँ पे Q क्या है? आवेश का मान। ठीक है, आवेश का मान। ठीक, N क्या है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हुई। N क्या है? जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हुई। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? Q = N × E। Q का मान हमको ज्ञात करना है। N का मान दिया है कि 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं? 10। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6 × 10⁻18 कूलाम। और क्योंकि ये बाहर से अंदर आ रहे थे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसलिए आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आवेश के बारे में। चलिए अब और आपको प्रॉपर्टी आवेश के बारे में और गुण इसके क्या क्या है उनके बारे में बताते हैं। ठीक, चलिए अगली नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, किस चीज के बारे में? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो, अभी तक तुमको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे यूनिवर्स में 2 तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, जो हमारा ये ब्रह्मांड है इसमें कितने तरह के आवेश होते हैं? 2 तरह के। पहला आवेश हमारा कौन सा होता है? पहला आवेश है हमारा धनात्मक आवेश। ठीक है, कौन सा आवेश भाई? धनात्मक। और दूसरा कौन सा है? ऋणात्मक। ठीक है, तो अब इसमें गुण क्या क्या होंगे इस पे? ठीक है, तो पहला लिख लीजिए, नेचर में 2 तरह के चार्ज होते हैं। पहला कौन सा? पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा? निगेटिव। हमेशा विपरीत तरह के आवेश, विपरीत का मतलब देखो ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक। ठीक है ना,
नोट कर लिए। पहला, हमारे पूरे यूनिवर्स में कितने तरह के चार्जेस होंगे, कितने तरह के आवेश हैं, दो तरह के, एक धनात्मक और दूसरा कौन सा, ऋणात्मक। अब उन आवेशों का क्या क्या गुण है इसके बारे में आपको पूरी चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। ठीक, सबसे पहले कि हमेशा समान तरह के आवेश, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि जो समान तरह के आवेश हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने कि अगर समान तरह के आवेश हैं तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को हम दूर हटा दें। जैसे ये भी ऋणात्मक आवेश है, ये भी ऋणात्मक आवेश, तो ये एक दूसरे को कहां भगाने की कोशिश करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं भाई, प्रतिकर्षण बल, यानी दूर हटाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश, तो ये एक दूसरे को कहां हटाने की कोशिश करेगा, दूर हटाने की कोशिश करेगा। बल्कि अब अगर विपरीत तरह के आवेश हैं, ठीक है, तो समान तरह के आवेश एक दूसरे को कैसे हटाने की कोशिश करेंगे, दूर दूर भगाने की कोशिश करते हैं, यानी एक दूसरे पे कैसा बल लगाते हैं, वो प्रतिकर्षण बल। ठीक, और वहीं उसी जगह जो विपरीत तरह के आवेश होते हैं वो एक दूसरे पे कैसा बल लगाते हैं, आकर्षण बल। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये निगेटिव चार्ज है और ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक दूसरे पे कैसा बल लगा रहे हैं, आकर्षण बल। ठीक, चलिए अब यहीं पे थोड़ा सा समझिए, इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसा बल लगा रहे हैं, आकर्षण बल अपनी तरफ से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बल्कि यहाँ पे देखिए कि दोनों समान तरह के आवेश हैं, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये एक दूसरे के प्रति कैसा बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो पहला गुण, पहला प्रॉपर्टी में क्या क्या है, इसके गुण में क्या क्या है, सबसे पहला कि नेचर में दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, निगेटिव और दूसरा कौन सा, पॉजिटिव। दूसरा कि हमेशा जो समान तरह के आवेश हैं वो एक दूसरे पे कैसा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, और वहीं तीसरी चीज कि अगर विपरीत तरह के आवेश हैं, किस तरह के, विपरीत तरह के आवेश हैं, तो वो एक दूसरे पे कैसा बल लगाएंगे, तो वो एक दूसरे पे किस तरह का बल लगाते हैं भाई, आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक, और आवेश हमेशा किसके वजह से ट्रांसफर होता है, किसकी वजह से आवेश आता है, तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, स्थानांतरण की वजह से आता है। किसके स्थानांतरण की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से हमेशा आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। आइए और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, और चीज बताएंगे आवेशों के बारे में। ठीक, तो आवेश हमारी, अब जैसे आपको क्लास कक्षा 11 में सदिश और अदिश राशियां पढ़ाई गई थी। क्या पढ़ाया गया था भाई, सदिश और अदिश राशियां। तो अब हम पूछें कि आवेश जो है वो हमारी सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि, तो आवेश हमारी अदिश राशि होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो आवेश हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, अब किसी भी वस्तु पे जब आवेश आता है तो पहले बता चुका, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा, जैसे मान लो ये एटम है, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है। ठीक है, तो क्या कभी आधा इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, या 1/4 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, नहीं। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो वो पूर्ण संख्या के फॉर्म पे बाहर जाएगा, पूर्ण। ठीक है, किसके रूप में जाएगा, पूर्ण संख्या, यानी हमेशा 1 2 3 4 इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। क्यों, क्योंकि भाई पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव है ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से छोटा आप तोड़ ही नहीं सकते। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ बुक में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम दिया है जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। ठीक, यानी किसी परमाणु में एक छोटा सा ऐसा भी पार्ट है, जैसे अगर हम परमाणु के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, बट किसी वहां पे देखो
अगर कहा जाए कि परमाणु के किसी भी परमाणु के अंदर के उसके जितने एलिमेंट हैं उनके बारे में आप बताइए, तो एलिमेंट के बारे में बताते समय हम कहेंगे कि उसमें भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन उसके अलावा कुछ अस्थायी एलिमेंट भी, अस्थायी तत्व भी बनते रहते हैं। ठीक है, उसी में से एक क्या आता है, क्वार्ट्ज। ठीक, तो क्वार्ट्ज के ऊपर जो आवेश होता है वो भिन्न के रूप में रहता है, फ्रैक्शन के फॉर्म पे रहता है, यानी क्वार्ट्ज के ऊपर 1/2 ये आवेश भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन ये स्थायी नहीं है। क्या है, स्थायी नहीं है। इसलिए हमको जो याद करने की बात है कि किसी भी वस्तु पे अगर आवेश जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। ठीक है, किसके रूप में जाएगा भाई, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये पूर्ण संख्या के फॉर्म पे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होंगे। तो ये थी कुछ आपकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक, कुछ आवेशों के गुण। ठीक है, अब हम ये कहें कि हम आपको कोई वस्तु दे दी गई, कोई वस्तु, या क्वेश्चन ये है कि हमारी कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है। ठीक है, थोड़ा तुमको पता है क्या कि किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना थोड़ा। ठीक है, क्या चीज मैंने पूछा कि किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने का, किसी वस्तु को आवेशित करने का क्या क्या उपाय है, कैसे आवेशित किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज इसमें कि अगर हमको किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं कि किसी वस्तु को आप आवेशित कैसे कर सकते हैं, आपको पता है? ठीक, किसी वस्तु को 3 तरीके से आवेशित किया जा सकता है। सबसे पहला घर्षण के रूप में, जैसे मैंने एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया था कि एक छोटी सी क्या है, पेन है, और इसको अपने सर पे ऐसे रगड़ना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो हो सकता है कुछ देर बाद ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगी। इसका कारण क्या है कि हो सकता है कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए हो, इसके ऊपर धनात्मक आवेश हो गया हो या ऋणात्मक आवेश आ गया हो। तो ये आवेश आया कहां से भाई? तो ये आवेश इस तरह आया जब हम इसको अपने सर पे रगड़ रहे थे। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से, जैसे फ्रिक्शन या घर्षण कहा जाता है कि 2 हाथ को ऐसे रगड़ा, तो घर्षण की वजह से तुम तेजी से ऐसे रगड़ो खूब तेज से, तो तुम्हारे हाथ में कुछ देर बाद क्या होगी, गर्मी महसूस, ऐसा लगेगा कि हाथ हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। और गर्म होना, गर्मी आना मतलब एक तरह की क्या हो रही है, ऊर्जा आ रही है, और ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो पहला है कि घर्षण की वजह से किसी चीज को आवेशित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जितना आवेश यहाँ से निकलेगा, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले होंगे, हमारी खोपड़ी में चले गए होंगे, हम ऐसे रगड़ रहे थे। ठीक है ना, कि 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे रगड़े, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो कहाँ चले गए, हमारी खोपड़ी में। तो ये 10 धनात्मक हो गया, हमारी खोपड़ी क्या हो गई, 10 ऋणात्मक। लेकिन जब सबको जोड़ देंगे तो ओवरऑल जो चार्ज है, कुल जो चार्ज है, कुल आवेश जो है वो नियत रहेगा। ठीक ना, तो समझाना क्या चाहता हूं कि पहले किसी वस्तु को अगर हम आवेशित करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला उपाय क्या है, घर्षण द्वारा। 2 वस्तुओं को रगड़िए, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा की वजह से हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरे जगह तक चले गए। तो इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। ठीक है, अब यही ग्लास रॉड वगैरह का एग्जाम्पल है इसमें कुछ। ठीक, दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड है, इसको कहा जाता है वैद्युत प्रेरण। ठीक है, क्या कहा जाता है, वैद्युत प्रेरण। सुन लो ध्यान से, क्या कहा जाएगा, वैद्युत प्रेरण। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे एक वस्तु रहेगी। ठीक है, उसको एक ऐसी जगह इस तरह के स्टैंड में खड़ा कर देंगे जो विद्युत का कुचालक है। अब क्यों कुचालक, कुचालक इसलिए लेते हैं कि मान लो हम इसको आवेशित कर दिए और पूरा चार्ज उतर के पृथ्वी पे चला गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, कुचालक। ये दूसरा हमारा मेथड क्या है, वैद्युत प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। तो यही एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पहले कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, पहले कोई चार्ज नहीं था। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी वस्तु पे चार्ज ना होना या आवेश का ना होना क्या कहा जाता है, आवेश कैसे नहीं होगा, कब नहीं होगा आवेश? तो आवेश कहने का मतलब ये उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे? सोच के बताओ, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताना। आवेश ना होने का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है? नहीं, आवेश न होने का मतलब
कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतनी ही किसकी संख्या है, प्रोटॉनों की। यानी अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं और ओवरऑल कुल नेट जो चार्ज है, कुल आवेश जो है वो कितना आ जा रहा है, 0। तो यहाँ पे जितने भाई पहले इलेक्ट्रॉन थे जितने निगेटिव थे उतना ही क्या था, पॉजिटिव। अब हम इसके पास क्या करते हैं, कोई धनात्मक क्षण ले आते हैं। क्या करते हैं, धनात्मक क्षण लेके चले आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा है, ठीक, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो अगर तुम इसके पास धनात्मक क्षण लेके चले गए तो ये धनात्मक क्षण क्या करेगी कि यहाँ के जितने भी ऋणात्मक आवेश हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक। और जैसे ही ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ खींची तुम इसकी अर्थिंग कर दो। अर्थिंग का मतलब होता है एक तार लगा के पृथ्वी से जोड़ देना। इस चीज को बोलते हैं अर्थिंग, अर्थ करना, ठीक है। इसको क्या किए हम लोग, अर्थ कर दिए। तो अर्थिंग की वजह से जितना भी धनात्मक आवेश है वो सबका सब कहाँ चला आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। जितना भी धनात्मक आवेश है वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में, और इस पे केवल कैसा चार्ज बच गया, ऋणात्मक। दूसरी तरह से ऐसे समझेंगे क्योंकि पृथ्वी पे जो है, पृथ्वी की अगर बात कर लें, ठीक है, पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पे केवल कैसा आवेश है, ऋणात्मक। और इसका जो विभव होता है, अभी इसके बारे में बात होगी, तो इसका विभव कितना होता है, 0, ठीक। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं भाई। इस पे क्या था, पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या था, प्रोटॉन था। यानी कुल आवेशों का मान कितना था, 0। फिर हम क्या किए, एक अलग क्षण लेके चले गए इसके पास, ऐसे रख दी कुछ दूरी पे रखेंगे तभी इसको प्रेरण कहेंगे, ठीक है। अगर इसको जाके इससे ऐसे टच करा दिए होते, सटा दिए होते, तो इस चीज को चालन कहा जाता। क्योंकि दूरी पे रखे हैं तो जितना ज्यादा धनात्मक है वो सारे के सारे ऋणात्मक आवेश को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा, ठीक। तो एक साइड हो गया पूरा ऋणात्मक और एक तरफ हो गया पूरा धनात्मक। फिर एक चालक के माध्यम से इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है और सारा का सारा धनात्मक चार्ज उतर के कहाँ चला आता है, पृथ्वी पे, और केवल इस पे कैसा चार्ज बच जाता है, ऋणात्मक, ठीक है। अनचार्ज बॉडी, अब क्या किया गया, इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कैसा बच गया, निगेटिव, ठीक। तो 4 पद होते हैं। पहला, किसी वस्तु पे पहले कोई आवेश नहीं था, फिर उसके बाद हम उसके पास एक क्या किया, आवेशित क्षण लेके आए। आवेशित क्षण ने क्या किया कि एक साइड सारे ऋणात्मक आवेश को खींच लिया और फिर पृथ्वी से इसका क्या कर दिए, इसकी अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग की वजह से धनात्मक आवेश कहाँ चला गया, नीचे, और इस चालक पे या इस वस्तु पे केवल कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक। यानी पहले कोई नहीं चार्ज था, केवल एक क्षण लेके हम आए और अर्थिंग करा दिए, उस वजह से हम इसके ऊपर कैसा आवेश ले आ पाए, ऋणात्मक आवेश। तो इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रेरण। क्या कहा जाता है, वैद्युत प्रेरण, ठीक है। अब अगली चीज पे चलते हैं, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं। अगला क्या है, कंडक्शन, चालन, इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक अनावेशित वस्तु रखी है, अभी इसके पास कोई आवेश नहीं है, ठीक है। ये कैसी है, अनावेशित ना। अनावेशित का मतलब है कि अभी इस पे कुल आवेश की मात्रा 0 है, यानी जितना धनात्मक चार्ज है उतना ही क्या है, ऋणात्मक। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है, एक इसी तरह की रॉड है, और इस रॉड पे, इस चालक पे कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो हम क्या किए, इसी को मान लो कि यही रॉड है, इस पे कैसा आवेश है, धनात्मक। तो हम इस रॉड को यहाँ पे ले गए, इसको टच करा दिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग रॉड को इसको ऐसे टच करा देंगे। तो इस पे तो अभी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस पे कैसा चार्ज था, धनात्मक। तो ये अपना कुछ आवेश, ठीक है। जहां मैं चार्ज बोल रहा हूं तो चार्ज का मतलब अब तुम समझने लगना कि किसके बारे में बात हो रही है, आवेश के बारे में, ठीक है। तो अभी इस पे कैसा आवेश था, धनात्मक, ठीक। और जैसे ही हम लोगों ने जाके इसको यहाँ सटा दिया तो पूरा का पूरा आवेश यहाँ से इस पे भी आना शुरू हो जाएगा। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों पे बराबर आवेश न हो जाए, ठीक। यानी जो पहले पॉजिटिव इस पे था तो इसने अपना कुछ आवेश इसको दे दिया, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इस कंडक्टर पे भी ऐसा, इस कंडक्टर पे भी धनात्मक आवेश है और इस वस्तु पे भी कैसा आवेश आ गया, तो इस वस्तु पे भी कैसा आवेश आ गया भाई,
धनात्मक आवेश आ गया। ठीक, तो अगर क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको ऐसे टच करा दिया, सटा दिया, ऐसे ले जाके इस तरह इसको सटा दिया, ठीक है, तो सटाने की वजह से जब यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में दो बॉडी आएंगी, डायरेक्ट टच होंगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है चालन। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु को आवेशित करने का 3 तरीका है। सबसे पहला घर्षण द्वारा, ठीक है, फिर क्या है, प्रेरण द्वारा, ठीक है, और प्रेरण के बाद अगली जो चीज है वो कौन सी है, चालन। तो 3 तरह से किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई चीजें, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए अगली चीज की चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको अच्छे से समझिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि यहां पे थे लगभग 3 इलेक्ट्रॉन और यहां पे थे कितने, 7। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितने हैं, 10। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अभी ये वस्तु 3 इस पे इलेक्ट्रॉन है और इस पे है 7। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो कहेंगे इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कैसी है, ऋणात्मक आवेश वाली, और इसकी तुलना में ये कैसे आवेश की है, धनात्मक आवेश की। बात समझिएगा, अगर ये भी नहीं समझना चाहते तो बस ये समझिए, फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। अब दोनों को हम टच करा दे रहे हैं। ठीक है, जैसा पहले समझाया था पहले वाले पेज में कि जब इन दोनों को आप टच कराएंगे तो हो सकता है कुछ आवेश इससे निकल के इसमें चले जाए, ठीक है, या आवेश तब तक एक दूसरे पे बराबर बराबर बढ़ता रहेगा जब तक दोनों पे आवेशों की संख्या बराबर ना हो जाए। ठीक, तो कहने का क्या मतलब कि गिनती करके जोड़ दिया, इस पे 3 है, इस पे 7, ठीक है, और दोनों को क्या किए, कांटेक्ट में लेके चले आए, और कांटेक्ट में आने के बाद ये देख रहे हैं अब इस पे भी 5 हो गया, इस पे भी 5 हो गया, लेकिन कुल संख्या कितनी है, 10। ठीक, तो समझाना क्या चाहते हैं, अलग तरह से भी समझ सकते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो आवेशों की संख्या होती है वो नियत होती है। केवल आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, कहीं अधिक हो जाएंगे, कहीं कम हो जाएंगे, लेकिन जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो उनकी कुल गिनती हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। अब ठीक है, यही एग्जाम्पल ले लिए, हमारे 2 हाथ हैं, एक ये, अब इसको तेजी से रगड़ना शुरू किए तो हो सकता है कुछ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे होंगे, कुछ पे कम, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल संख्या उनकी क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक, तो ये कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जो आवेशों की संख्या होती है यूनिवर्स में, पूरी इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं और हिंदी में कहेंगे ब्रह्मांड में, ठीक है, तो पूरे ब्रह्मांड में जो आवेशों की संख्या है वो कैसी है, नियत है। ना आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं। फिर से बोलूं तो पूरे ब्रह्मांड में आवेशों की संख्या नियत है, ना तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ 3 थे, यहाँ पे 7, टोटल संख्या कितनी थी आवेशों की, 10। आपने इन दोनों को क्या किया, कांटेक्ट में ले आया, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, लेकिन पुनर्वितरण होने के बाद इस पे भी 5 आ गया, इस पे 5 आ गया, लेकिन कुल संख्या अभी भी वही है, जो पहले थी वही बाद में है। तो इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरी चर्चा की किसके बारे में भाई, आवेशों के बारे में। ठीक है, अब इसको तो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि अगर आपको इस आवेशों का मापन करना है, ठीक है, आवेशों का संसूचन और मापन करना है कि कितनी वैल्यू के आवेश, ठीक है, या कितनी मात्रा के आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे गए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, Q = N। आवेश, ये n हमेशा इंटीजर नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रदर्शित करता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटे किसी वस्तु को नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। इसलिए जो n है ना, ये n क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये n प्रदर्शित कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 हमेशा यही होगी। ठीक,
तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, Q इज इक्वल टू N और E का मान होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर किसका -19 कूलम्ब के आसपास। ठीक है, तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है उनकी वैल्यू को यहाँ पे रखिए, N का मान रखिए और N का मान रखने के बाद ही आपको आराम से उत्तर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले कराया था। ठीक, तो आज इतने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा शुरुआत में हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ बच्चे क्योंकि और जुड़े रहे हैं, तो तेजी से एक बार सबको जोड़ लो और फटाफट ही हम लोग का सिलेबस पूरा होना शुरू होगा। और कल आपको फिर हम लोग इस पे कूलाम का नियम और इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बता देते हैं, ठीक है, कि आवेश और द्रव्यमान में भिन्नता क्या क्या होती है। ठीक, क्या क्या चीज भाई, आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या भिन्नता होती है। ठीक, देखो आवेश क्या है, यहाँ पे लिखते हैं आवेश के बारे में और यहाँ पे लिखते हैं किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। इनमें क्या क्या भिन्नता होती है। ठीक, देखो द्रव्यमान, इसको किसी वस्तु पे द्रव्यमान होना निश्चित है, यानी द्रव्यमान निश्चित होगा। जब अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो वो वस्तु ही नहीं रहेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो द्रव्यमान होना निश्चित है लेकिन आवेश होना निश्चित नहीं है। किसी वस्तु पे शून्य आवेश भी हो सकता है लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं लेकिन द्रव्यमान हमेशा किस तरह हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज कि आवेश का मान चाहे कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा गति अवस्था में हो, ठीक है, चाहे ये प्रकाश की गति से ही क्यों न चल रही हो, तो प्रकाश की गति से भी चलने पे आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं, चाहे किसी वस्तु की जो गति है वो प्रकाश की गति के बराबर ही क्यों न हो लेकिन उसके आवेश के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ये आवेश हमेशा क्या होता है, नियत होता है। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश के बराबर की गति पाले तो उसका द्रव्यमान क्या करने लगता है, बदलने लगता है। तो उसके द्रव्यमान को बताने के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था कि मास एट पर्टिकुलर वेलोसिटी, किसी विशेष परिस्थिति में जो किसी विशेष वेग में जो द्रव्यमान का मान होगा, ये वेग क्या होगा भाई, या तो प्रकाश के बराबर हो या प्रकाश के वेग का आधा हो। तो उस स्थिति में वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बदलने लगता है, उसका मान क्या हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान किसी विशेष वेग पे इसका मान है m0 डिवाइड बाई 1 - v²/c²। ठीक है, ये क्या है, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। v क्या है, वस्तु का वेग जिस वेग से चल रही है, और ये किसका वेग है, प्रकाश का वेग। अब मान लो कि कोई वस्तु का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर हो गया, तो यहाँ पे v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, c। इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। कट के आंसर कितना आएगा, 1, और 1 से 1 घटाओगे कितना, 0। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अनंत। ठीक, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग के वजह से बदलता है लेकिन आवेश वेग की वजह से नहीं बदलता है। ठीक है, ठीक, तो ये थी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसके बारे में, चार्ज के बारे में। और इसके बाद आपको थोड़ा सा और बताते हैं, इस पे एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन के फॉर्म पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, यहाँ पढ़िए, एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है। ठीक है, तो पॉलिथीन पर इतना आवेश आ जाता है, तो Q का भाई यहाँ लिखते चलें कि Q का मान, जो आवेश का मान आ गया वो -2 × 10⁻⁻7 कूलम आ गया। ठीक है, का आवेश आ जाता है। तो पॉलिथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए। वाह भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ते हैं तो उस पे जो आवेश है वो कितना आवेश आ गया, -2 × 10⁻⁻7। तो माइनस क्या होता है, माइनस से क्या समझेंगे, इस निगेटिव से क्या समझेंगे, इस निगेटिव से ये समझेंगे कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
क्या कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वस्तु पे आ गए। भाई जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, और जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके द्रव्यमान की वजह से वस्तु का भी द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा। और एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ तो मास बढ़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि इतना आवेश आने की वजह से वस्तु का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा क्यों, ये क्लियर कर दिया। बढ़ेगा इसलिए क्योंकि बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं। अब कितना बढ़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू ई। क्यू का मान दिया है 2 इंटू 10 टू पावर कितना भाई, -7, कायदे से लिख ले, 2 इंटू 10 टू पावर कितना, -7 इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन, अच्छा अब हमको यही तो ज्ञात करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो n का मान क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, और e की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, -19। इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक, तो जब इसको आप ऊपर भेजेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू ये जो -19 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +19, और नीचे से क्या हो जाएगा 1.6। ठीक है, चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे तो ये जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू पावर, इसमें से घटा दोगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 12 इंटू कितना हो जाएगा 1.6। इससे डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो। ठीक, तो कितने बार, 0.8 ना। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और लिखेंगे। ठीक है, इसको 10 इंटू 10 टू पावर 11 भी तो लिखा जा सकता है, और नीचे कितना है 0.8। ठीक, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए एक पावर यहाँ बढ़ा दो, 12 कर दो। ठीक है, अब काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सही है। अब 4 से इसको एक डेसिमल यहाँ रख लो, 50, यहाँ 11 कर लो। ठीक है, अब इसको काटो 4 से। ठीक, तो ये यहाँ से कैंसिल कर लेना, और कैंसिल करने के बाद ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जितने n की वैल्यू आ रही है, और मास कैलकुलेट करने की m इज इक्वल टू, ठीक, तो n की वैल्यू जैसे कैलकुलेट कर लिया तो आपको बताना है द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 इंटू जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाएंगे। आज की वीडियो को अच्छे से देख लेना। आवेशों के बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। अगर आवेश के बारे में पूरी जानकारी हो गई तो ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कल से इस चैप्टर का बेसिक मोटा मोटी शुरू होगा। वो क्या है, कूलाम का नियम। तो कल हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे और वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।